कुछ लड़के। एपिसोड 1 शिकार शिकारी का। कॉलेज कैंटीन से मुग्धा ने एंटर किया। कैंटीन के एक तरफ कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मुग्धा पर पड़ती है। उनमें से एक लड़के ने आहें भरकर कहा, इतनी सुंदर लड़की और इसको आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। तभी दूसरे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि शाम होते ही गायब हो जाने वाली गर्लफ्रेंड किसे चाहिए भाई? पहले लड़के ने पूछा, मतलब? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, मतलब ये मेरे भाई, मुग्धा कॉलेज की सिंड्रेला है। पार्टी हो, कॉलेज फेस्ट हो, स्टडी हो, शाम होते ही मुग्धा गायब। कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कोई नहीं जानता। उसका घर आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा को कैंटीन में बैठे देखते ही उसकी फ्रेंड जूही उस पर चढ़ बैठी। जूही ने कंप्लेन करते हुए कहा, मुग्धा, दिस इज नॉट डन। तुम कल भी हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं रुकी। रोज तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना होता है? मुग्धा ने जवाब दिया, मम्मी ने कहा है कि सूरज ढलने से पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी है। वैसे भी मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। जूही ने टॉन्ट करते हुए कहा, कितनी बोर है यार तू, तेरा ये रोज का नाटक है। वैसे कल से मुझे कुछ याद आया, कल तुम्हें रोनी ने प्रपोज किया था ना? मुग्धा ने हैरान होकर कहा, वो क्यों मुझे प्रपोज करेगा? वैसे मैंने कल रोनी को जंगल की तरफ जाते देखा था। तभी जूही मिहिर को कैंटीन की तरफ आते देखती है। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगी और मुग्धा से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? जल्दी बताओ मेरी जान, मेरा क्रश मिहिर यहीं आ रहा है। मुग्धा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। और ये तुम्हारा मिहिर कितनों का क्रश है? हर लड़की तो मरती है इस पर। जूही ने इतरा कर कहा, मेरा मिहिर है ही इतना हॉट। मुग्धा बस डिसबिलीव में जूही को देखती रही। तब तक मिहिर वहां आ गया और वो गुस्से से मुग्धा के सामने टेबल पर कसकर अपने हाथ पटकता है। मिहिर ने गुस्से में चीख कर मुग्धा से पूछा, कहाँ है रोनी? मुग्धा ने घबरा कर कहा, मुझे कैसे पता होगा? मिहिर ने कहा, तुम्हें ही पता है। क्या किया तुमने रोनी के साथ? कल से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। इससे पहले मुग्धा कुछ बोल पाती, एक पियून ने मुग्धा से कहा, चलिए, प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया है, जल्दी। मुग्धा उठ गई और उसने जूही से कहा, मैं आती हूँ। और वो वहां से चली गई। मिहिर गुस्से से उसके पीछे गया। जूही ने मिहिर को हाय बोला, लेकिन मिहिर ने उसे अनसुना कर दिया। मुग्धा ने प्रिंसिपल के रूम पर आकर पूछा, मैम, मे आई कम इन? प्रिंसिपल ने रौबीली आवाज में कहा, यस, कम इन मुग्धा। मुग्धा ने देखा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एक तरफ प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा है। ऑफिस टेबल की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा है। वो एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर के ठीक पास 2 हवलदार खड़े हैं। अधेड़ उम्र का आदमी खुद को संभाल नहीं पा रहा है और बातें करते करते वो रोने लगा। तभी पीछे से मिहिर भी रूम में आ गया। पुलिस ऑफिसर ने वहां बैठे रोनी के पिता को कहा, मिस्टर आलोक वर्मा, खुद को संभालिए आप। आपका बेटा सही सलामत आपके पास वापस लौट आएगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। आलोक वर्मा ने रोते हुए कहा, सर, मैं तो खुद को कैसे भी करके संभाल लूंगा, लेकिन रोनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। प्लीज आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द पता लगाइए। मुग्धा को देखते ही पुलिस ऑफिसर ने बिना ज्यादा सोचे सीधा सवाल पूछा, मिस मुग्धा, मेरा नाम ऑफिसर दुर्गा प्रसाद है। मैं रोनी वर्मा की मिसिंग के बारे में आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि रोनी कहाँ है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। मुग्धा घबरा कर बोली, नो सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आलोक वर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी प्लीज बता दो, मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है? इतना बोलकर आलोक वर्मा दोबारा से रोने लगे। तभी मुग्धा ने खिड़की के बाहर से किसी को तेजी से वहां से गुजरते हुए देखा। वो थोड़ी घबराई, लेकिन उसने रोनी के पापा से कहा, नहीं अंकल, मैं रोनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी मिहिर बोल पड़ा, ये साफ झूठ बोल रही है। रोनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे कल खुद बताया था सर कि वो मुग्धा को प्रपोज करने वाला है। बहुत खुश था वो। मैंने उसे रोकना भी चाहा था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बाद में मैंने खुद उसे मुग्धा के पीछे जाते हुए देखा था।
पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद खड़ा हो गया और मुग्धा के इर्द गिर्द घूमते हुए उसने पूछा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये तुम्हारा कॉलेज आईडी कार्ड ठीक उसी जगह से क्यों मिला जहाँ से हमें रोनी का आईडी कार्ड मिला है? ये सुनकर मुग्धा घबरा गई और उसने हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरा आईडी कार्ड कल सुबह से ही गायब है। मैंने ऑफिस में डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाने के लिए फीस भी जमा कर दी है। ये देखिए मेरे पास स्लिप भी है। मुग्धा स्लिप दिखाती है। पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद स्लिप देखता है। पुलिस ऑफिसर ने सख्ती के साथ कहा, देखो लड़की, तुम इस शहर में नई आई हो और तुम्हारे आने के कुछ ही महीने बाद एक लड़का लापता है। इससे पहले कॉलेज कंपाउंड में एक लड़का बेहोश पड़ा मिला था, तब भी तुम्हारा ही नाम सामने आया था। याद रखना, ये मेरा शहर है और मैं किसी को भी अपने शहर में कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा। तभी मुग्धा ने खिड़की से 2 आंखों को कमरे में अंदर झांकते हुए देखा। मुग्धा ने भरोसा देते हुए कहा, सर मेरी वजह से कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, फिलहाल हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन भी सबूत मिला और अगर रोनी के गायब होने में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तो ये दुर्गा प्रसाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एंड इट्स माय प्रॉमिस। मुग्धा सिर्फ चुपचाप नजरें नीचे किए देखती रही। पुलिस ऑफिसर ने प्रिंसिपल को थैंक्स कहा और वो सभी वहां से चले गए। मिहिर अपने क्लासरूम में बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका फ्रेंड मोहित वहां आकर कहने लगा, अरे मिहिर, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? मिहिर ने बहुत सीरियस होकर कहा, यार मैं बस रोनी के मिसिंग होने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे उस मुग्धा का ही हाथ है। मोहित कहता है, यार वो तो ठीक है, लेकिन तुझे ये भी याद रखना चाहिए कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। रोनी से पहले भी एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी और अगले दिन कॉलेज कंपाउंड में बेहोश पड़ा मिला था। वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर किसी को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चला गया। मेरी बात मान, इस मुग्धा का पीछा करना छोड़ दे। मिहिर कुछ सोच कर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं मुग्धा को प्रपोज करूंगा, देखता हूँ मुझे कैसे गायब करती है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और मोहित उसे हैरानी से देखता रह जाता है। दूसरी तरफ मुग्धा किसी खुफिया कमरे में एंटर करती है जहां रोनी पहले से मौजूद था। बेहद डरा और सहमा हुआ। मुग्धा ने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी रोनी? मुग्धा, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी माँ रो रही होंगी, दोनों बहुत परेशान होंगे, डरते हुए रोनी ने कहा। मुग्धा ने रोनी से कहा, नहीं रोनी, इन हालातों में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है। प्लीज कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ और किसी को मत बताना तुम कहाँ गए हो। रोनी ने मुग्धा से कहा, नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुग्धा ने कहा, रोनी तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुमने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज मेरी बात मानो और जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें और छुपा कर नहीं रख सकती। वो लोग तुम्हें यहाँ कभी भी ढूंढ सकते हैं। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो तुम उन्हें कहीं से भी फोन करके बता देना कि तुम ठीक हो। और हाँ, जो कुछ भी कल रात हुआ, प्लीज उसका जिक्र तुम किसी से भी मत करना। रोनी मुग्धा की बात मान गया और मुग्धा ने रोनी को वहां से सही सलामत जाते हुए देखा और उसके बाद वो वहां से मुड़कर अपने घर की ओर चली गई। तब तक मिहिर उसका पीछा करते करते मुग्धा के घर तक पहुंच गया। वो सीधे दीवार फांद कर अंदर घुस गया। उसने देखा कि मुग्धा के घर की एक खिड़की खुली हुई है और फिर एक बार आसपास देखकर मिहिर ने खिड़की से झांक कर देखा। खिड़की से झांकते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मिहिर उल्टे पैर वहां से लौट आया। वो समझ चुका था कि शाम होते ही मुग्धा सब छोड़ छाड़ कर क्यों भाग जाती है। फ्राइडे दोपहर सिटी कॉलेज के कैंपस में चारों तरफ शोर और चहल पहल है। कहीं कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं तो कहीं कुछ लड़के किसी लड़की से बात करने के मौके तलाश रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में अपनी क्लास अटेंड करने के लिए भागे जा रहे हैं। जूही हमेशा की तरह लेट कॉलेज आकर जल्दी से क्लास बंक करके फिल्म देखने का प्लान बना रही है। अरे यार, कोई हॉट सा लड़का मिल भी नहीं रहा,
जिसके साथ मूवी डेट पर जाया जा सके। और तो और मेरा क्रश मिहिर भी भाव नहीं दे रहा मुझे। इसे कभी ना कभी तो अपना दीवाना मैं बनाकर ही रहूंगी, पर तब तक के लिए किसी और से काम चलाना पड़ेगा आज के लिए। खुद से बड़बड़ाते हुए जूही ने कहा, ए रुक 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 मोहना, तूने मुग्धा को कहीं देखा क्या? मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। उसी वक्त दूसरी ओर लाइब्रेरी में मिहिर मुग्धा को कन्फ्रंट कर रहा है। मुग्धा, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान गया हूँ। शाम होते ही तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब कुछ। ये सुनकर मुग्धा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुग्धा ने बात पलटते हुए कहा, फ्लावर वैली के पीछे उस ओल्ड विला में तुम ही रहती हो ना? मिहिर ने पूछा। ये सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह जाती है। मुग्धा पूछती है, तुम्हें कैसे पता? मिहिर ने कहा, अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना मिहिर। अगर मेरा सीक्रेट खुल गया तो मुझे ये कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। तभी जूही लाइब्रेरी में एंटर होकर सीधे मिहिर के पास चली गई। मिहिर मिहिर मिहिर, इतना कहते ही जूही ने मिहिर का हाथ पकड़ लिया। मिहिर प्लीज मेरे साथ मूवी देखने चलो। एक झटके से मिहिर ने अपना हाथ छुड़ाया, मुग्धा की तरफ एक बार घूर कर देखा और वहां से चला गया। थैंक गॉड, मुग्धा ने सुकून की सांस भरी। तभी जूही मुग्धा की तरफ पलटकर बोली, लुक मुग्धा, मेरे और मेरे मिहिर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। I can't share my मिहिर with anyone. Have you lost your mind? मैं और मिहिर? इस जन्म में तो नहीं, मुग्धा ने गुस्से में कहा। एक्साइटेड होकर जूही ने मुग्धा को हग करते हुए कहा, यार मैं जानती थी कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर थोड़ी ना खराब करेगी। मुग्धा को और जोर से हग करते हुए जूही ने कहा, तू चल ना मेरे साथ मूवी देखने। मैं जा रही हूँ लेक्चर अटेंड करने, मुग्धा ने कहा। तू कितनी बोर है यार, देखना तुझे कुछ दिनों में ना लोग बहन जी कहने लगेंगे, जूही ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुग्धा ने कहा, Who cares? By the way, तेरा मिहिर भी लेक्चर ही अटेंड करने जा रहा होगा। हाँ यार, लेक्चर भी अटेंड करना जरूरी है, जूही ने कंसर्न के साथ कहा। लेकिन तेरा तो मूवी देखने का प्लान था ना, उसका क्या हुआ? मुग्धा ने चुटकी लेते हुए कहा। वो छोड़ यार, मूवी किसी और दिन देख लेंगे। मेरा सलमान तो अभी यहाँ क्लास में गया है ना, फिर उसकी कैटरीना कहीं और कैसे जा सकती है? मैं भी तो जरा देखूं इस क्लास में ऐसा क्या सिखाते हैं जो अपना क्रश भी वहीं गया है। मैं भी अपने हैंडसम को करीब से देख लूंगी और इसी बहाने कुछ लेक्चर भी सुन लूंगी। जल्दी चल यार, नहीं तो लेट हो जाएंगे, जूही ने जल्दी जल्दी में चलते हुए कहा। काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ सीट्स खाली भी हैं। प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जहां मुग्धा का ध्यान व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है, वहीं जूही सिर्फ और सिर्फ मिहिर को घूरती जा रही है। बेचारा मिहिर कैसे उस अगली करिश्मा के पास मुंह लटका कर बैठा है। काश मेरे पास बैठ जाता, मैंने तो लैवेंडर परफ्यूम भी लगाया हुआ है, शायद इसी बहाने मेरे पास मिहिर खींचा चला आता। जूही खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती जा रही थी, प्लीज अटेंशन क्लास। तभी पाठक सर ने क्लासरूम में एंटर होकर कहा, जिससे जूही और बाकी क्लास का ध्यान अनाउंसमेंट की ओर मुड़ गया। नेक्स्ट वीक में हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए फैशन फेस्ट होने वाला है और इसमें खासकर फर्स्ट ईयर और बाकी के सभी स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना होगा। इस इवेंट के साथ और भी कई इवेंट्स होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्ट में शामिल होकर आप सब इस कॉलेज के इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। प्लीज बाकी की डिटेल्स के लिए कल्चर एंड आर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। आप सबका थैंक यू। अरे वाह, इस फेस्ट में तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो ऐसे ही किसी फेस्ट का जाने कब से वेट कर रही थी, अपने मिहिर की बाहों में, उसके सीने से लगकर, उसके हाथ मेरी कमर पर, उसकी बॉडी की स्मेल। जूही ये सब जैसे अपनी आंखों के सामने देख रही है। क्या ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? उफ, तू और तेरा मिहिर, मुग्धा ने जूही से कहा। देखना, मेरा ये सपना जरूर सच होगा, जूही ने मुग्धा से कहा। कभी नहीं, फिलहाल तो क्लास खत्म हो गई है, मैं अब चलती हूँ,
मुझे अब घर जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुग्धा ने जल्दबाजी में कहा। जूही ने मुग्धा को चिढ़ाते हुए कहा, फिर से नहीं, कभी तो रुक जाया कर, साथ में कॉफी भी नहीं पीती तू। यार मिहिर ना सही तेरे साथ ही मूवी डेट पर चलती, लेकिन नहीं, इनके अंदर तो सती सावित्री की आत्मा निवास करती है। शाम को जल्दी से मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। सॉरी, आई हैव टू गो, बाय। इतना कहकर मुग्धा जल्दी से वहां से चली गई। अभी कुछ देर पहले मुग्धा ने नोटिस किया, जब जूही उसके साथ बात कर रही थी, उस वक्त रितु किसी लड़के के साथ कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर रही थी। क्या सच में मैंने अभी किसी लड़के को रितु के साथ देखा? अगर ऐसा है तो नहीं, इस बार नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। रितु मुग्धा की सौतेली बहन है और रितु की माँ माया शर्मा मुग्धा की सौतेली माँ है। मिस्टर शर्मा यानी मुग्धा के डैड पृथ्वीराज शर्मा उसके असली डैडी हैं। लेकिन काफी टाइम पहले उन्होंने माया से दूसरी शादी कर ली थी। मुग्धा की अपनी माँ का क्या हुआ, इस बारे में मुग्धा भी ठीक से नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि जब वो 8 साल की थी, उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई थी। बस इसके अलावा मुग्धा को कुछ भी नहीं पता। क्लासरूम से जल्दी जल्दी निकलकर मुग्धा ने कॉलेज में हर तरफ अपनी बहन रितु को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी न मिली। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मुग्धा ने खुद से कहा। शाम 7 बजे ओल्ड विला में मुग्धा लगभग भागते हुए ही ओल्ड विला पहुंची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अब भी चमक रही हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली हो। घर के अंदर एंटर होते ही मुग्धा ने देखा वहां सब लोग मौजूद हैं, सिवाय उसके भाई और डैड के। लेकिन रितु के ठीक पास मिहिर बैठा है। ये देखकर मुग्धा के होश फाख्ता हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुग्धा ने पूछा। एक्सक्यूज मी, ही इज माई गेस्ट, वेयर आर योर मैनर्स मुग्धा? रितु ने मुग्धा से गुस्से में कहा। तभी मुग्धा की माँ ने पूछा, डू यू नो ईच अदर? मिहिर ने जल्दी कहा, मैं तो इसे नहीं जानता। मुग्धा ने कहा, मॉम ये मेरा क्लासमेट है मिहिर। ओह अच्छा हुआ तुम भी आ गई, चलो हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं, माया ने कहा। लेकिन मिहिर की ओर एक बार और देखकर मुग्धा वहां से चली जाती है। कॉरिडोर में एक तरफ जाते ही रितु ने मुग्धा का हाथ खींचकर पूछा, हे क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती क्या? हमेशा ऐसे एक्ट करेगी जैसे तू हम में से एक नहीं है। हाँ, मैं तुम में से एक नहीं हूं, मुग्धा ने रितु की आंखों में आंखें डालकर कहा। उन लोगों की बहस के दौरान उनकी माँ माया भी वहां आ पहुंची और उन्हें रोकते हुए कहने लगी, तुम लोग फिर से झगड़ा करने लगे। मुग्धा ने माया की ओर देखकर कहा, आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मिहिर के साथ भी वही हो जो बाकियों के साथ हुआ है। तभी माया ने कहा, तू खुद तो कुछ कर नहीं पाती और बहन कुछ अरेंजमेंट कर भी रही है तो उसमें भी टांग फंसा रही है, कुछ सीख रितु से। ये सुनकर मुग्धा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मिहिर उसे दूर से जाते हुए देख रहा है। इसके बाद रितु और माया जैसे ही लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाले होते हैं कि मिहिर बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? मुग्धा अपनी रूम में बेचैन होते हुए बड़बड़ाते हुए कह रही थी, लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। ये मेरे घर तक आ पहुंचा, अब मैं इसे समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तभी मुग्धा ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से देखा कि मिहिर वॉशरूम जा रहा है और मुग्धा ने तुरंत मिहिर को अपने कमरे में खींच लिया। जल्दबाजी में दोनों का बैलेंस बिगड़ा और मुग्धा मिहिर के ऊपर जा गिरी। मुग्धा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और मिहिर मुग्धा की आंखों में देखने लगा और मिहिर को मुग्धा की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुग्धा और मिहिर दोनों को बहुत अजीब लगता है और तुरंत मुग्धा मिहिर के ऊपर से हट जाती है। मिहिर भी खड़े होते हुए बोलता है, हे, आर यू मैड? तुमने मुझे ऐसे अंदर अपने कमरे में क्यों खींच लिया? श्श। अचानक से मुग्धा ने मिहिर के होठों पर उंगली रख दी और दोनों की आंखें मिली। मिहिर मुग्धा को इतने करीब पाकर हैरान रह गया।
मिहिर मुग्धा को पहली बार आज अपने इतने करीब से देख रहा है। उसने गौर किया कि मुग्धा की आंखें झील सी गहरी नीली हैं। तभी मुग्धा ने बोला, मिहिर तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? मैं तो यहाँ ऋतु से मिलने आया हूँ। मिहिर ने कहा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ? मुग्धा ने बोला, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू, प्लीज तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भला क्यों? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, प्लीज बस तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। तभी मिहिर ने मुग्धा को अपने करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मुग्धा मिहिर की काली आंखों में देख रही थी कि तभी मिहिर ने कहा, थैंक्स इस कंसर्न के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मिहिर कमरे से बाहर जाने लगा, मुग्धा ने मिहिर का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम आज यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों था मिहिर की जान को खतरा मुग्धा के घर पर? मुग्धा ने रोनी को क्यों शहर छोड़कर जाने को कहा? ऐसा क्या जानती थी मुग्धा जो किसी और को नहीं पता था? क्यों मुग्धा खुद को ऋतु और माया से अलग मानती है? जानने के लिए सुनते रहिए प्यास, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 2, अमावस की रात। न जाने क्यों मिहिर मुग्धा को ना नहीं कह पाया। एक अलग सी कशिश थी मुग्धा की आंखों में और मिहिर बस मुग्धा की ओर कुछ देर तक यूं ही एकटक देखता रहा। जब से मिहिर ने मुग्धा को कॉलेज में पहली बार देखा था, तभी से मुग्धा उसे कुछ रहस्यमय लगी थी। इसीलिए आज मिहिर मुग्धा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए ही ओल्ड विला पहुंचा था। वैसे मिहिर से ऋतु की कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन उसे एक बहाना चाहिए था मुग्धा के करीब आने के लिए, जो आज ऋतु की वजह से उसे मिल पाया था। इसके साथ ही ऋतु को भी एक मौका मिल गया था एक लड़के को अपने घर लाने का। मिहिर मुग्धा नाम की इस अजीब और अलग लड़की के बारे में जितना हो सकता था जानने की कोशिश इसलिए भी कर रहा था क्योंकि उसे अभी तक अपने फ्रेंड रोनी के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी खास पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज एक बार फिर से मुग्धा के इतने करीब आकर भी मिहिर मुग्धा को जान न सका। मिहिर सोचने लगा कि आखिर मुग्धा क्यों ऐसे बिहेव कर रही है और मुझे यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। लेकिन मिहिर के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था मुग्धा की बात को टालने का। कुछ देर सोचने के बाद मिहिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। नहीं, उधर दरवाजे से नहीं, यहाँ से। मुग्धा ने मिहिर का हाथ थामते हुए एक बड़ी सी खिड़की को खोलते हुए कहा, आखिर क्यों? वहां दरवाजे से जाने पर ऐसी कौन सी मुसीबत मुझ पर आ पड़ेगी? मिहिर ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, वो सब बताने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बस तुम यहाँ से जाओ और हो सके तो यहाँ फिर कभी मत आना, जस्ट लीव नाउ। मुग्धा ने इरिटेट होकर कहा। काफी सारा डाउट और कंफ्यूजन लेकर मिहिर वहां से चला गया। मिहिर के वहां से जाते ही जैसे पूरे ओल्ड विला में कोहराम सा मच गया। गुस्से में लाल ऋतु सीधा मुग्धा के पास गई और उसके कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का देकर एंटर हुई। दरवाजा भड़क की आवाज के साथ दीवार से टकराया। मुग्धा अचानक से चौंक गई। मिहिर कहाँ है मुग्धा? मुग्धा ने जवाब दिया, वो गया यहाँ से। यू ब्लडी स्काउंड्रल, तुमने मिहिर को यहाँ से भगा दिया ना? क्यों किया तुमने ऐसा? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ से बचकर निकल गया। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, मैंने ही उसे यहाँ से भाग जाने को कहा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना ऋतु, पर तुम नहीं मानी। मुग्धा ने भी गुस्से में ऋतु को क्लियरली जवाब दिया। इन दोनों की बातें सुनकर माया भी कमरे में चली आई। वो समझ चुकी थी कि मुग्धा ने क्या किया है। वो बस गुस्से से मुग्धा की ओर देखती रही और फिर ऋतु को वहां से लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था
जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वहीं थोड़ी थोड़ी देर में पत्तों की हल्की सी सरसराहट, तो कभी किसी टहनी के चरमराने की आवाज माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। ऐसे माहौल को देखते हुए अब मिहिर का डर भी धीमे धीमे बढ़ रहा था। मिहिर सोचने लगा, काश मैं यहाँ आया ही ना होता। ये मुग्धा भी ना बहुत ही अजीब लड़की है। एक तो उसने मुझे ऐसे अचानक अपने घर से चले जाने को कहा और ऊपर से पीछे खिड़की से मुझे भगाया जैसे मैं कोई चोर हूँ। उसका इस तरह का बर्ताव मेरे मन में उसके लिए और भी शक बढ़ा रहा है। कोई माने या ना माने, रोनी के गायब होने के पीछे जरूर इस मुग्धा का ही हाथ है। एक तरफ मिहिर के मन में उठ रहा सवालों का बवंडर और दूसरी ओर हर तरफ छाया गहरा कोहरा और शिमला का सर्द भरा मौसम। इतना सोचते हुए मिहिर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ने लगा। मिहिर ने इस बीच ये नोटिस किया कि अचानक से कोहरा और गाढ़ा होने लगा था। ओल्ड विला से निकलने के बाद तक जो ठंड साधारण सी लग रही थी, अब उसी ठंड की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अचानक से मिहिर ने दोबारा से पत्तों की सरसराहट सुनी। इस बार ये आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जिस वजह से मिहिर का ध्यान एक बड़े से पेड़ की ओर गया। ये पेड़ काफी घना था। मिहिर को पहली नजर में वहां कुछ नजर नहीं आया, इसलिए उसने मोबाइल की टॉर्च को पेड़ के थोड़ा और करीब कर दिया। जैसे ही उस पेड़ की ओर मिहिर ने गौर से देखा तो मिहिर को एक परछाई नजर आई। गहरा अंधेरा होने की वजह से मिहिर को उस परछाई का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आया, इसलिए मिहिर ने अपने मोबाइल के टॉर्च को उस परछाई की ओर फोकस किया। उतनी देर में वो परछाई वहां से गायब हो गई, लेकिन मिहिर ने ये जरूर नोटिस किया कि उस परछाई के चेहरे में कुछ तो ऐसा था जो एक मामूली इंसान जैसा नहीं था। मिहिर बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कौन है वहां? इज एनीवन देयर? डर के मारे अब मिहिर को उसके दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, क्योंकि उसे अब अंधेरे में किसी की गहरी सांसें भी महसूस होने लगी थी। और ये सब कुछ उसे उसके पीठ के पीछे ही होता हुआ लग रहा था। लेकिन मिहिर ने जैसे ही डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। थूक निगलते हुए मिहिर खुद से बड़बड़ाया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब निकलना होगा। इससे पहले कि मिहिर अपना अगला कदम आगे बढ़ा पाता, उससे पहले ही उसे अपने ठीक सामने एक डरावना और भयानक चेहरा नजर आया। इंसान नहीं, शायद इंसान नहीं, क्योंकि उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। कम से कम मिहिर का तो यही सोचना था उस वक्त। आधा इंसान और आधा नरभक्षी जैसा डरावना और खूंखार चेहरा। एक घिनौना चेहरे वाला इंसान जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और 2 नुकीले दांत जो मुंह से बाहर मौजूद थे। इस इंसान की नुकीले दांत वाले जबड़े बिल्कुल नरभक्षी जानवर की तरह नजर आ रहे थे, जैसे वो अरसे से इंसानी खून का प्यासा रहा हो। कपड़ों से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, लेकिन चेहरे से साक्षात दैत्य। मिहिर की इस वक्त काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। उसने तो जैसे अपने सामने अपनी मौत को देख लिया था। उस वक्त मिहिर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, और वहीं वो शैतान लगातार मिहिर की ओर ही घूर रहा था और डरावनी गहरी सांसें ले रहा था। मिहिर को ये डर था कि अगर उसने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये शैतान उसकी जान ले लेगा। और तो और वो यहाँ से नहीं हिला तो भी उसकी जान जानी लगभग तय थी। वो शैतान अजीब तरह की आवाजें कर रहा था और अपने तीखे नुकीले दांतों से मिहिर को चीर फाड़ने के लिए तैयार खड़ा था, जैसे कि वो मिहिर की मौत पहले ही पक्की कर चुका था। बस देरी थी तो मिहिर के खून से उसकी प्यास के बुझने की। मिहिर उस वक्त कुछ भी सोच पाने की कंडीशन में नहीं था। पलक झपकते ही उस खूंखार शैतान के साथ उसके 2 और साथी आ पहुंचे। देखते ही देखते मिहिर तीनों तरफ से घिर गया। उन बाकी के शैतानों का पहनावा भी आम इंसानों जैसा ही था।
लेकिन सूरत से जानवरों जैसे चेहरे वाले नरभक्षी थे वे। उनके शरीर की बनावट भी थोड़ी अजीब थी, शरीर के कदकाठी से बिल्कुल इंसान जैसे, लेकिन चेहरा और हाथों में मौजूद उंगलियों के नाखून नुकीले और पैने थे। ये खौफनाक नजारा किसी भी इंसान के खून को पानी करने के लिए काफी था। वही मिहिर भी बाकियों से कोई अलग नहीं था। उसे भी अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब एक के मुकाबले 3-3 शैतानों से उसे बचकर निकलना था। वो आंखें बंद करके तेजी से एक और भागने लगा। वो समझ चुका था कि यहाँ रुके रहने से मौत आनी ही है, कम से कम एक बार कोशिश ही करके देख लेता हूँ। मिहिर एक और भाग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने पैर हवा में महसूस होने लगे। उसने देखा कि उसे किसी ने ऊपर उठा रखा था। मिहिर को बेहद डर लगने लगा। मिहिर हवा में अपने हाथ पैर जोर से फड़फड़ाने लगा। वो डर के कारण चिल्ला रहा था, मगर उस घने अंधेरे जंगल में उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। अगले ही पल किसी ने उसे जोर का झटका दिया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। मिहिर दर्द के मारे तड़प रहा था, मगर अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाकर खुद को संभालते हुए वो जैसे ही खड़ा हुआ, उसे 2 मजबूत हाथों ने दोबारा से पकड़ लिया और उसे हवा में उछालकर फिर से जमीन पर पटक दिया। उन हाथों ने मिहिर को उसी हालत में जमीन पर घिसटना शुरू कर दिया। मिहिर के साथ साथ जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्ते भी जैसे हरकत में आने लगे और हर तरफ की पत्तों की आवाजें और मिहिर के चिल्लाने की आवाजें एक साथ गूंजने लगी। कुछ मीटर तक उसी तरह से घिसटते रहने के बाद मिहिर को काफी चोट आ गई थी। उसके कपड़े जहां तहां से फट चुके थे। मिहिर बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर घना अंधेरा होने के कारण वो ये देख नहीं पा रहा था कि कौन उसके साथ ये घिनौना खेल खेल रहा है। इस बार दोबारा से मिहिर जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और थोड़ी दूर भागते हुए मिहिर को सामने एक टीला नजर आया और वो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए उस टीले की ओर बढ़ गया। मिहिर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इतने में जल्दी जल्दी भागते हुए मिहिर का पैर फिसल गया और वो टीले से फिसलकर नीचे की ओर गिरने लगा। वो तीनों नरभक्षी शैतान शैतानी हंसी के साथ मिहिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसी बीच मिहिर ने महसूस किया कि उनमें से किसी एक ने मिहिर के हाथों को कसकर थाम लिया है। एक कर्कश दर्द भरी चीख के साथ मिहिर जोर से चिल्लाया, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन तीनों शैतानों को कोई उम्मीद नहीं थी। गाढ़े कोहरे के बीच उन्हें वहां किसी और की मौजूदगी महसूस हुई, जो अंधेरे का फायदा उठाकर उनके बीच वहां बस अभी अभी आ पहुंचा था। उसने उस नरभक्षी को मिहिर से दूर किया और हवा में फेंककर पास के एक भारी पत्थर पर फेंक दिया, जिसने मिहिर को कसकर पकड़ रखा था। ये सब मिहिर को किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस उलझन के बीच चट्टान पर से उसका पैर एक बार और फिसल गया। एक तो डर और चट्टान से खाई में गिरने की दहशत से मिहिर के होश फाख्ता हो गए, लेकिन खाई में गिरने से पहले ही हवा में किसी ने मिहिर को थाम लिया और बहुत ही धीमे से उसे जमीन पर उतार दिया। कुछ घंटों के बाद जब मिहिर को होश आया, तब आंखें खोलते ही मिहिर को अपने सामने किसी का एहसास हुआ, क्योंकि इस इंसान के लंबे बाल मिहिर के चेहरे पर पड़ रहे थे और किसी ने बहुत ही प्यार और अपनेपन से मिहिर के हाथ को अपने हाथ में थामा हुआ था। ये जानने के लिए कि ये कौन है, मिहिर ने धीरे धीरे उसके चेहरे से उसके बालों को हटाया। बालों को हटाते ही उसे अपने सामने मुग्धा नजर आई। मुग्धा गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे के भोलेपन को देखकर 1 मिनट के लिए तो मिहिर भी जैसे सब कुछ भूल सा गया। मिहिर ने बहुत ही प्यार से मुग्धा के चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके कान के पीछे किया कि तभी मुग्धा की आंख खुल गई। जैसे ही मुग्धा और मिहिर की आंखें मिली, झट से मिहिर ने मुग्धा का हाथ छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। मिहिर को सर पर हल्की सी चोट आई थी और बीती रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसके कपड़े फटे और काफी गंदे हो गए थे। मुग्धा को हैरानी से देखते हुए मिहिर ने उससे पूछा, तुम यहाँ कब आई?
मुग्धा ने जैसे उसकी बातों का एक रटा रटाया सा जवाब दिया। मैंने बस तुम्हें यहाँ गिरते हुए देखा और मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुमने कैसे देखा? ये जगह तो तुम्हारे घर से दूर है। मिहिर के सवाल का मुग्धा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी से सवाल करने लगी। पहले तुम बताओ, तुम इस चट्टान से गिरे कैसे? वैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्योंकि तुम काफी देर से बेहोश थे, मुझे लगा तुम्हें बीच रात यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। मिहिर का सर थोड़ा भारी लग रहा था। 2-3 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ था, मिहिर वो याद करने लगा। उसे अचानक से याद आ गया कि कुछ देर पहले उसने क्या देखा था। लेकिन अगले ही पल वो मुग्धा से सवाल पूछने लगा। मैं यहाँ कैसे आया? क्योंकि मैं तो वहां ऊपर, और वो लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तब यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। मुग्धा ने सीधा सा जवाब दिया। नहीं, अभी रात को कुछ अजीब से लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। वो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे दिख रहे थे। उनके बड़े बड़े दांत थे, उनका चेहरा भी बड़ा डरावना था, बिल्कुल बिल्कुल भूतों की तरह। मिहिर के सवाल के बदले मुग्धा ने मिहिर से पूछा। मिहिर की ऐसी बातें सुनकर मुग्धा हंसने लगी और उसने कहा, मिहिर, या तो तुम मूवीज बहुत देखते हो, या फिर तुम्हें कॉमिक्स पढ़ने की आदत है, या फिर लगता है कि तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने उन्हें वाकई में देखा था। वैसे तुमने मुझे अचानक से अपने घर से जाने को क्यों कहा था? तुम्हें कैसे मालूम था कि मेरी जान को खतरा है? मुग्धा एकदम चुप सी हो गई। मिहिर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहा, बताओ मुग्धा शर्मा, तुम्हें कैसे मालूम था? बदले में मुग्धा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम तो मेरे सारे राज जानते हो। मिहिर ने आगे कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। जितनी सिंपल तुम नजर आती हो, उतनी सिंपल तुम हो नहीं। कुछ तो ऐसा है जो सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा। Something is really fishy about you. मुग्धा कहती है, वाह वाह मिस्टर मिहिर, क्या बात है। एक तो मैं इतनी रात को तुम्हारी मदद के लिए आई, मुझे थैंक यू तो कहना दूर, ऊपर से तुम मुझ पर ही सवाल उठा रहे हो। मिहिर कहने लगा, बात को मत पलटो मिस शर्मा, तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मत बताओ, मैं खुद ही सब कुछ पता कर लूंगा। और अब मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी रिपोर्ट लिखवाने। वो लोग जरूर मेरी हेल्प करेंगे। मुग्धा वहां से खड़े होते हुए कहती है, अच्छा जाओ, अगर पुलिस पर इतना ही भरोसा है तुम्हें तो जाओ, उनसे ही कह देना मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है शायद कि शिमला की पुलिस को ही तुम्हारी बहकी हुई बातों पर विश्वास हो जाए। मुग्धा की ऐसी बात सुनकर मिहिर गुस्से से उसकी ओर देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो क्या पुलिस को मिहिर की बातों पर विश्वास होगा? क्या है शर्मा फैमिली की पूरी सच्चाई? क्या माया और ऋतु मिहिर को दोबारा से अपना शिकार बनाएंगे? और मुग्धा इतनी रहस्यमयी क्यों है? जानने के लिए सुनते रहिए प्यास, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। देखा आपने, यहाँ तो लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अरे सिर्फ यही नहीं, भारत भर उत्सव का माहौल है। कल्याण ज्वेलर्स celebrating 200 showrooms. Visit now for exciting offers. एपिसोड 3, कई चेहरे हैं हर चेहरे के। इधर अपनी माँ की बात सुनकर ऋतु मुग्धा पर झपट पड़ती है और मुग्धा भी जोर से हुंकार भरती है। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। तभी एक जोरदार भारी आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ दोनों। मुग्धा और ऋतु दोनों पलटकर देखती हैं तो उन्हें सामने अपना भाई समीर खड़ा दिखाई देता है। समीर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जिस पर मुग्धा जवाब देती है, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने मना किया था ना। इतना सुनते ही समीर गुस्से से मुग्धा की गर्दन कसकर पकड़ लेता है।
बदले में मुग्धा भी तेजी से समीर को धक्का देती है और समीर कांच की खिड़की से जा टकराता है। धक्का लगते ही छनाक की तेज आवाज के साथ कांच के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी समीर को ज्यादा चोट नहीं आती। 2-3 कांच के टुकड़े जरूर उसकी बाह में धंस गए थे, लेकिन जल्दी ही वो घाव अपने आप भर जाते हैं। घाव देकर क्या जताने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या तुम भूल गई कि चाहे हमें कितनी भी चोटें क्यों ना आए, घाव तो भर ही जाएंगे माय डियर सिस्टर। एक शैतानी हंसी हंसते हुए समीर ने कहा, मैं ये चोट तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारी नीयत को कर रही हूँ। तभी दोनों ऋतु और समीर मुग्धा पर धावा बोल देते हैं। वही काफी देर से लड़ाई में ना जीत पाने की वजह से ऋतु पीछे से मुग्धा पर अटैक कर देती है। वो मुग्धा की पीठ पर चढ़ जाती है और अपने नाखूनों से मुग्धा के चेहरे को बेरहमी से नोचने लगती है। उस वक्त ऋतु के नाखून बहुत ही ज्यादा पैने नजर आ रहे थे, जिससे मुग्धा के गालों पर कई जगह पर खरोच के निशान उभरने लगते हैं। तभी मुग्धा ऋतु को एक जोर का झटका देती है और ऋतु एक बड़े से महोगनी लकड़ी के बने टेबल पर धड़ाम से जा गिरती है। गिरने की वजह से ऋतु कराहने लगती है। मुग्धा अकेली होने के बावजूद भी दोनों भाई बहनों पर भारी पड़ रही थी। मौका मिलते ही दोनों भाई बहन बराबरी से मुग्धा पर झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुग्धा उन्हें कभी चकमा देकर तो कभी धक्का देकर चित कर देती। तीनों लोग जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे थे और ये खून की प्यास ही मानो उनकी जिंदगी थी। पूरे कमरे में भूचाल सा आ गया था। फर्नीचर, चेयर, टेबल एक एक करके टूटते जा रहे थे। वही माया ये सब देखकर हैरान होने की जगह इस दृश्य को एंजॉय कर रही थी। वो आराम से बैठकर वाइन का मजा लेते हुए ये सारा नजारा देख रही होती है, जैसे उसके सामने कोई एंटरटेनिंग फिल्म चल रही हो। दूसरी तरफ मिहिर अपनी उसी फटेहाल हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। कुछ हवलदार और पुलिस वाले अपनी अपनी चेयर और मेजों पर बैठे बैठे तड़के सुबह ऊँघ रहे होते हैं। वहीं चौकी में आते ही मिहिर जैसे वहां हंगामा सा खड़ा कर देता है, जिस वजह से हवलदार हसमुख को मजबूरी में जमाए लेते हुए उठना पड़ता है। ओह, क्या हो गया भाई? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? और ये क्या हुलिया बनाकर रखा है तुमने? देखने से तो शरीफ करके लगते हो। रास्ते में कहीं पीकर गिरविर तो नहीं गए थे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। आपके बड़े साहब कहाँ हैं? मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, मिहिर ने कहा। ओह, क्या दर्ज कराना है? मुझे बता दो, मैं बड़े साहब को बता दूंगा। हसमुख ने जमाई लेते हुए कहा, मैंने कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा देखा है जिसे सुनकर आपके होश और नींद दोनों उड़ जाएंगी। मिहिर ने हवलदार हसमुख की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। क्यों? क्या किसी चुड़ैल को देख लिया तुमने? ये आवाज ऑफिसर दुर्गा प्रसाद की थी, जो अभी अभी मिहिर का शोर सुनने के बाद वहां आ पहुंचा था। दुर्गा प्रसाद को देखते ही सोते हुए हवलदार तुरंत उठकर खड़े होते हैं, अपने कपड़े और टोपी को ठीक करते हैं। वहीं मिहिर बोलता है, सर, मैंने कल रात जंगल में कुछ अजीब से लोगों को देखा, जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। अच्छा, अब तुम बोलोगे उनके बड़े बड़े दांत थे, अजीब सा भयानक और डरावना चेहरा था? दुर्गा प्रसाद ने मस्खरी करते हुए कहा। जी सर, सही कहा आपने। उनके बड़े बड़े दांत थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, और उनका चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि कोई भी उन्हें देखता तो डर जाता। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उनसे अपनी जान बचाकर भाग आया। दुर्गा प्रसाद ने कहा, कितने पैक लगाए थे पिछली रात तुमने? या पूरा खंबा ही चढ़ा लिया था? मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। आप वहाँ मेरे साथ एक बार चल कर देखिए। हसमुख, जरा चेक कर दो, नशा तो नहीं किया ना इसने? मिहिर के मुंह की ओर इशारा करते हुए दुर्गा प्रसाद हंसने लगा और उसके साथ ही पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। मिहिर ने कहा, सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त रोनी भी गायब है, हो सकता है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। लड़के, जो भी तुम्हारा नाम है, जाओ घर जाकर रेस्ट करो, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। और हाँ, हो सके तो पीना छोड़ दो, देखो अपनी हालत, कितनी चोट लगी है तुम्हें। और हाँ,
असली दुनिया में भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता, दुर्गा प्रसाद ने सलाह देते हुए कहा। तभी मिहिर ने कहा, सर भले ही आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, मगर मैं खुद सबूत ढूंढ कर लाऊंगा, तब आपको मेरी बात पर यकीन होगा। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने मिहिर की बात को अनसुना करते हुए उसके शरीर पर आए चोट और उसकी बात करने के तरीके को ध्यान में रखकर हसमुख से मिहिर को पहले अस्पताल और फिर घर छोड़ आने के लिए कहा। मिहिर समझ गया था कि उसकी बातों पर यहाँ कोई भी यकीन नहीं करने वाला। हवलदार हसमुख ने मिहिर से कहा, चल आजा लड़के। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड विला के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी को कानों कान कोई खबर नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों तरफ कोहरा घना था। हर ओर मरघट जैसे सूनेपन का एहसास हो रहा था। उस सन्नाटे के बीच चमगादड़ इधर से उधर उड़ते जा रहे थे। कहीं कहीं किसी सूखे पेड़ के कोटर में उल्लुओं का बसेरा था, जो जब तब अपनी डरावनी आवाज से माहौल की शांति को भंग करने की साजिश कर रहे थे। इसी बीच एक व्हाइट विंटेज कार धीमी रफ्तार से चलती हुई ओल्ड विला के गेट से एंटर होती है और आगे बढ़ने लगती है। ड्राइवर की सीट पर महंगे लिबास में एक आदमी बैठा होता है, जो शक्लो सूरत से नौजवान लगता है, लेकिन उसकी असली उम्र उसकी शक्ल पर नहीं लिखी, क्योंकि वो आदमी जानता है कि अपनी इस जवानी को बरकरार रखने के लिए उसने कितनों की जिंदगी चुराई है। यह आदमी कोई और नहीं, मिस्टर पृथ्वीराज शर्मा है। कार से निकलकर मिस्टर शर्मा ने नौकर को कार की चाबी दे दी। कार की चाबी मिलते ही नौकर समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। वो अपनी ड्यूटी बखूबी जानता है, क्योंकि उसके साहब हर हफ्ते ये काम उसके जिम्मे सौंपते हैं, जो बिना किसी सवाल के वो कर डालता है। व्हाइट विंटेज कार के बोनट पर लाल रंग के कुछ धब्बे नजर आ रहे थे, जो कोहरे की वजह से कुछ धुंधले से दिख रहे थे, लेकिन इससे ये नहीं छिप सकता था कि वो दरअसल में किस चीज के धब्बे हैं। नौकर ने डिक्की खोलकर उसमें से एक भारी सा मटमैला बोरा बाहर निकाला। मटमैले बोरे पर कई जगह खून के गाढ़े धब्बे नजर आ रहे थे। हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी नौकर को वो धब्बेदार बोरा उठाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बोरा उठाते ही नौकर के कपड़ों पर भी खून की लकीरें बनती जा रही थी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, कई बार ये सब करने की वजह से। कोर्टयार्ड में पहुंचकर बोरे को एक तरफ रखकर नौकर एक जंग लगे फाफड़े से जमीन पर गड्ढा खोदने लगा। बोरे से खून लगातार रिस रहा था, गाढ़ा लाल खून। कार से निकलकर मिस्टर शर्मा जब विला के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी किसी दूसरे कमरे से आती चीखने और चिल्लाने की आवाजें मिस्टर शर्मा तक पहुंच जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी गैर मौजूदगी में वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसका रोका जाना उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। माया, मुग्धा, ऋतु और समीर को लड़ते हुए तब भी देखती जा रही है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो बीते वक्त के साथ ये सब और भी ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई के बीच का माहौल और भी ज्यादा बद से बदतर होता जा रहा था। समीर लाख कोशिशों के बावजूद भी मुग्धा से लड़ नहीं पा रहा था। समीर को चोट बहुत आई थी, लेकिन उसके शरीर पर जख्म का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। वहीं काफी देर से लड़ने की वजह से अब मुग्धा भी कमजोर पड़ने लगी थी। न जाने कब मुग्धा दोनों भाई बहनों के बीच घिर गई और इसी बात का मौका उठाकर दोनों ने उसे दबोच लिया। मुग्धा की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन फर्क तो उन्हें पड़ता है जो नतीजों के बारे में सोचते हैं। जो नतीजों का अंजाम पहले से ही जानते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं सताता। तभी एक तेज तर्रार आवाज कमरे में तैर जाती है। रुक जाओ, स्टॉप दिस इंसैनिटी। कमरे में मौजूद सभी लोग उस आवाज की ओर शॉक्ड होकर देखते हैं। अपने सामने अपने डैड को देखकर ऋतु ने कहा, आप बीच में मत बोलिए डैड, इस मुग्धा के साथ यही होना चाहिए। ऐसा कहकर ऋतु और समीर मुग्धा को वापस मारना शुरू कर देते हैं। तभी गुस्से में मिस्टर शर्मा जाकर ऋतु और समीर को खींचकर दूर फेंक देते हैं। दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। वहीं पृथ्वीराज शर्मा मुग्धा को उठाकर प्यार से पूछते हैं,
तुम ठीक हो मुग्धा? मुग्धा के जवाब देने से पहले ही समीर बोलता है। आप हमेशा की तरह उसकी साइड ले रहे हैं डैड। आपको पता है आज उसने क्या किया है? जस्ट शट अप समीर। मेरे विला में ना होने पर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। बेचारी मेरी बेटी। डैड, एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए, रितु ने डरते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, गुस्से से मिस्टर शर्मा बोल पड़े। अगर मेरी बेटी को तुम दोनों ने आगे से कभी भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर शर्मा जब रितु और समीर को डांट रहे थे तब माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेबस दिखने का नाटक करते हुए उसने मुग्धा को ताना मारते हुए कहा, ओह, वैसे बहुत ही नेचुरल एक्टिंग कर लेती हो तुम मुग्धा। मैं तो ये देख रही हूँ कि अपने डैड को देखते ही तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। क्यों? अब क्या हुआ? मारो, मुझे भी मारो। अपने भाई बहनों को तो तुमने छोड़ा ही नहीं, मुझे क्यों छोड़ोगी भला? जरा अपने डैड को बताओ तो सही कि तुमने आज क्या किया है। मिस्टर शर्मा ने गुस्से से माया की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा क्या हो गया माया? मुग्धा ने ऐसा क्या किया है जो तुम भी उस पर इतना भड़क रही हो? आप नहीं जानते पृथ्वी, इसकी वजह से हमें आज फिर से मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ इसकी वजह से हमारा एक शिकार हमारे हाथों से आज निकल गया, और ऊपर से ये अपनी बहन रितु और भाई समीर पर ही गुस्सा निकाल रही थी। लेकिन अचानक से आपको देखकर मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। मुग्धा ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं डैड, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी अपनी बात को अधूरा छोड़कर माया चापलूसी करने लगी। आप ही बताइए, अगर यही सब चलता रहा तो हम एक दिन बेहद कमजोर पड़ जाएंगे और हमारा ये वंश खत्म हो जाएगा। मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये खुद से कोई शिकार नहीं ला सकती है तो कम से कम हमारे मामले में तो टांग ना अड़ाए। मिस्टर शर्मा उस वक्त माया की ओर एकटक देख रहे थे। तभी मुग्धा ने जैसे अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपने डैड से कहा, आपने ही मुझसे वादा किया था ना कि आप लोग इंसानों को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग अपना प्रॉमिस भूल गए। अगर आप लोग अपना प्रॉमिस नहीं रख सकते तो फिर मैं भी देखती हूँ मेरे रहते हुए आप लोग इंसानों को कैसे अपना शिकार बनाते हैं, ये और उसका इंसानी फितूर। रितु ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मजबूरी में आकर हम में ही शामिल होना पड़ेगा। अपनी प्यास मिटाने के लिए तुम्हें भी इंसानों का शिकार करना पड़ेगा। और हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम मिहिर को मुझसे कब तक बचाओगी। इट्स माई चैलेंज। मुग्धा और रितु की आंखें इस बात पर एक दूसरे से टकराती हैं। उधर हवलदार हसमुख की मदद से पुलिस जीप से मिहिर अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने रतन मामा के साथ रहता है। मिहिर को ऐसी बुरी हालत में पुलिस जीप से उतरते हुए देखकर रतन को कुछ शक होता है। मिहिर के माँ बाप की मौत के बाद से मिहिर अपने मामा के साथ ही शिमला शहर में पिछले कई सालों से रह रहा है। घर के अंदर आते ही रतन मामा ने उस पर एक के बाद एक कई सारे सवालों की बौछार कर दी। मिहिर, तुम्हें पुलिस की जीप क्यों छोड़ने आई थी? पिछली रात तुम घर क्यों नहीं लौटे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अमावस की रात घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानते। मैं कितनी बार समझाऊं कि अमावस की रात घर से तुम्हारा बाहर निकलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मिहिर चुपचाप अपने मामा की बात सुन रहा होता है। तभी रतन मामा पूछते हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं रात को एक फ्रेंड के घर रुक गया था और रास्ते में आते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उस पुलिस जीप ने मुझे बस आते वक्त यहाँ तक लिफ्ट दे दी, और कोई बात नहीं है मामा जी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों मुझे अमावस की रात को आप बाहर नहीं जाने देती? ऐसा क्या रिश्ता है मेरा और अमावस की रात का? रतन मामा के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप रहते हैं। लेकिन मिहिर बोलता है, मुझे बताइए मामा जी, आज मैं जानकर रहूंगा इस अमावस की रात का रहस्य। एपिसोड 4, राज हर किरदार के। वही मिहिर का सवाल सुनकर मामा जी के होश उड़ जाते हैं, मगर मिहिर की आंखों में जुनून देखकर मामा जी उससे कहते हैं, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। अगर शर्त तुम्हें मंजूर हो
तो कहो। मिहिर को बस अपने सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे ही हामी भर दी। तो फिर ध्यान से सुनो। रतन मामा ने कहा, तुम्हारी कुंडली में ग्रह दोष है। अमावस की रात तुम्हारा घर से निकलना किसी हादसे का योग बनाता है। बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने एक सिद्ध साधु महाराज को तुम्हारी कुंडली दिखाई थी, तब उन्होंने ही ये बात कही थी। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी अमावस की रात को घर से बाहर नहीं जाओगे। तब मिहिर ने कहा, मामा जी, आज के समय में कौन ऐसे ग्रह दोष पर यकीन करता है? तब मामा उसे जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ सवालों का कोई परफेक्ट जवाब नहीं होता, तो आइंदा से कभी भी अमावस की रात तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगे और ना ही इस पर आगे कोई सवाल या बहस होगी। खाओ मेरी कसम। मिहिर का अपने मामा के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे मिहिर उनकी बात मान जाता है और अपने मामा से कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कभी भी अमावस की रात घर से बाहर नहीं निकलूंगा। रतन मामा ने राहत की सांस ली, फिर मिहिर से सवाल पूछा, क्या सच में तुम कल रात अपने दोस्त के यहाँ थे? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। थोड़ा हिचकिचाते हुए मिहिर ने जवाब दिया। मिहिर पिछली रात के बारे में अपने मामा को कुछ भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सच सुनकर मामा को टेंशन होगी। इसलिए मिहिर ने झूठ बोलने में ही भलाई समझी। वही रतन मामा से झूठ बोलना आसान काम नहीं था। मिहिर के चेहरे पर उभर आए भावों को पढ़कर ही रतन समझ सकते थे कि उनका भांजा उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात मिहिर के सामने जाहिर नहीं होने दी। मिहिर मुड़कर अपने कमरे की ओर जा ही रहा था जब रतन मामा ने उससे कहा, रुको मिहिर, तुमने शर्त के बारे में तो पूछा ही नहीं। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए मामा जी, मुझे क्या करना है? रतन मामा ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, आइंदा से उस लड़की से दूर रहोगे। ये सुनकर मिहिर बहुत चक्का रह गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में बोला, लड़की? लेकिन आपको कैसे पता? कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। इतना कहकर मामा वहां से चले गए। मिहिर बस हैरान खड़ा रह गया। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड विला के बाहर लगातार 1 घंटे तक फाफड़े से गड्ढा खोदने के बाद नौकर ने एक सफेद लाश को बोरे से बाहर निकाला, मानो जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। ये लाश तकरीबन 30 साल के नौजवान की थी, लेकिन अब उसका शरीर एक कंकाल जैसा नजर आ रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसमें दहशत साफ नजर आ रही थी, और उसकी वो डरी सहमी सी आंखें जैसे आंखों के कटोरे से बाहर उबल पड़ने को बेचैन नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि मरते वक्त उसकी क्या भयानक दशा रही होगी। नौकर कुछ देर तक मृत आदमी के डरे हुए चेहरे की ओर बेमन से देखता रहा, और अगले ही पल बड़ी ही बेरहमी से एक ही झटके में उसने नौजवान की लाश को पैरों से धकेलकर गड्ढे में गिरा दिया। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ लाश गड्ढे में गिरी और बेहरकत वहीं पड़ी रही। विला के अंदर पृथ्वीराज सबको समझाते हुए कहने लगे, बस करो तुम सब। एक बार मुग्धा ने कह दिया ना, आज के बाद कोई भी उन बेचारे और मासूम इंसानों का शिकार नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं का मतलब नहीं। खासकर तुम ऋतु, खुद को संभालो, और समीर तुम भी। यहाँ मौजूद सब लोग कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी किसी भी इंसान की तरफ देखेगा भी नहीं, और हाँ, ये बात मैं यानी पृथ्वीराज शर्मा भी नहीं डाल सकता। ऋतु मिस्टर शर्मा की बात खत्म होने से पहले ही झल्लाई वहां से चली गई, और साथ ही समीर अपनी गर्दन और बाह पर लगी चोट को धीरे धीरे सहलाते हुए वहां से चला गया। मुग्धा भी अपने कमरे की तरफ चली गई। माया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पति को घूरते हुए देखने लगी, और उसे अपने पति की बातों पर ही जैसे ताज्जुब हो रहा था। क्या पृथ्वी सच कह रहे हैं या सिर्फ मुग्धा का दिल रखने के लिए उन्होंने ये बात कह दी? माया मन ही मन सोच रही थी। लाश को दफनाने के बाद नौकर बिना किसी आवाज के ओल्ड विला के अंदर पहुंचा। मिस्टर शर्मा का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन इस चेहरे में कुछ ऐसा था जो किसी रहस्य से कम नहीं था। पूरे शर्मा फैमिली को भी नहीं पता था कि पृथ्वीराज शर्मा के कई चेहरे हैं,
और उन चेहरों का राज उनके अलावा ओल्ड विला में सिर्फ एक ही इंसान जानता था। वो उस वक्त लिविंग रूम में मौजूद था, उनके ठीक सामने। उसने कहा, साहब आपका काम हो गया। ओल्ड विला में थापा एक ऐसा इकलौता इंसान था जिससे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती थी। कोई भी मतलब कोई भी। वैसे थापा था तो एक मामूली सा नौकर, लेकिन घर के सारे जरूरी काम उसके बिना अधूरे थे और शायद इसलिए थापा शर्मा परिवार के लिए एक नौकर से भी बढ़कर वफादार आदमी था जो काफी सालों से शर्मा परिवार के साथ ही रह रहा था। थापा को शर्मा फैमिली के कई सारे राज पता थे और थापा के कई ऐसे राज थे जो शायद शर्मा फैमिली को भी नहीं पता थे। माया सीधा रितु के पास उसके कमरे में आई। दोनों माँ बेटी को काफी हैरानी हो रही थी क्योंकि जिसे आज तक वो सिर्फ एक चाबी वाली गुड़िया समझ रहे थे, वो दरअसल में वैसी हरगिज नहीं थी। उन्होंने आज तक बस यही समझा था कि एक ना एक दिन वो मुग्धा को अपनी ओर कर ही लेंगे और उसे भी उनकी तरह इंसानों का शिकार करने वाला शिकारी बना देंगे। लेकिन नहीं, उनका सोचना आज गलत साबित हो गया था और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुग्धा उनके लिए एक मुसीबत भी बन जाए। मॉम, इस बेवकूफ लड़की का कुछ तो करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे मरने के दिन आ जाएंगे, क्योंकि ये लड़की बार बार हमारे रास्ते का कांटा बन रही है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अभी कुछ भी करने की मत सोचना। देखा नहीं कैसे पृथ्वी ने मुग्धा की तरफदारी की? और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस लड़की से किसी दूसरे तरीके से निपटूंगी। वैसे आज का तो कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। जाओ जाकर थापा से कह दो कोई दूसरा इंतजाम कर दे। माया ने रितु को समझाते हुए कहा। ओके मॉम। निराश होकर रितु ने कहा। रितु के कहने पर थापा दूसरे इंतजाम करने में लग गया। मुग्धा जब अपने कमरे में लौट आई तो गुस्से में बोली, ये मिहिर ना पूरा इडियट है। उसकी वजह से आज मुझे अपने भाई बहनों से लड़ना पड़ा और डैड को भी परेशान होना पड़ा। अब तो रितु जानबूझकर मिहिर को टारगेट करेगी। मुझे हर कदम पर उसको संभालना होगा और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कॉलेज में किसी को हमारी फैमिली का सच न पता चल सके, वरना फिर से एक नए शहर, एक नए कॉलेज की तलाश करनी होगी। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं मिहिर को कैसे समझाऊंगी माँ? मुग्धा ने एक और बड़े ध्यान से देखते हुए पूछा। उस वक्त मुग्धा अपनी माँ की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर से ही बात कर रही थी। मुग्धा का कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन मुग्धा जब भी उदासी या अकेलापन महसूस करती, वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती थी। मुग्धा को अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला था। माया सिर्फ कहने के लिए उसकी माँ थी। प्यार करना तो दूर, वो ढंग से उससे बात तक नहीं करती थी, इसलिए उसे हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। लेकिन मुग्धा जब भी अपनी माँ की इस तस्वीर से बात करती थी, उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। अच्छा ठीक है माँ, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। इतना कहकर मुग्धा अपने बिस्तर पर लेट गई और करवट बदलते बदलते उसे गहरी नींद आ गई। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। एक घर की लाइट जल रही थी। 2 अधेड़ आदमी और औरत जो पति और पत्नी हैं, काफी टेंस नजर आ रहे थे। वो अभी भी किसी के फोन के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले एक फोन कॉल आया था, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से उनकी फोन कॉल पर बात नहीं हो पाई। इस वक्त दोनों पति पत्नी के चेहरे पर डर और दहशत साफ नजर आ रही है। आलोक जी, लगता है वो रोनी का ही फोन था, क्योंकि मुझे उसके जैसी ही आवाज सुनाई दी थी। आशा ने घबराते हुए कहा। हो सकता है वो दोबारा हमें कॉल करे, आलोक वर्मा ने सांत्वना देते हुए कहा। उतनी देर में घर की कॉलिंग बेल बजने लगी। देखो तो रोनी की माँ, कौन आया है? दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सा लड़का नजर आया। घर के अंदर आते ही उसने कहा, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आलोक जी ने कहा। अंकल, आंटी, क्या आप लोगों को रोनी के बारे में कुछ पता चला? मैं यहाँ आप लोगों से ही मिलने आया था, क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा पा रही। तुम सही कह रहे हो बेटा। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? आलोक वर्मा ने पूछा। अंकल, मेरा नाम समीर है, समीर शर्मा। मैं रोनी का कॉलेज फ्रेंड हूँ। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं।
आलोक वर्मा ने कहा, बेटा रोनी की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। समीर ने सोचते हुए कहा, अफसोस की बात है अंकल जी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, दोबारा आऊंगा। बस रोनी के बारे में जल्द कुछ पता चले और वो घर सही सलामत लौट आए। इतना कहकर समीर वहां से चला जाता है और तभी फोन दोबारा से बज उठता है। हेलो हेलो बेटा, रोनी तुम ठीक तो हो? इस वक्त तुम कहाँ हो? आशा ने लगभग रोते हुए पूछा। रोनी के पापा ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया जिससे वो भी बात सुन सके। मैं ठीक हूँ मम्मी पापा, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों के पास लौट आऊंगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन हाँ, मेरे बारे में किसी से भी कुछ मत कहना आप लोग। नहीं तो क्या बेटा, तूने हमसे कुछ कहा भी नहीं और तू यहाँ से अचानक से चला गया। तू नहीं जानता बेटा, रो रो कर हमारा क्या हाल हो गया। वो तो भला है भगवान का जो तू सही सलामत है। बेटा बस तू तुरंत घर आ जा, रोनी के पापा ने अधिकार जमाते कहा। रोनी ने कहा, नहीं पापा, अभी घर नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है। उसके पापा बोले, क्या खतरा है? किससे? तुम मुझे बता, तू कहाँ है? मैं अभी तुझे लेने आता हूँ। रोनी आगे कहता है कि नहीं पापा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। इससे पहले आलोक जी आगे कुछ भी कहते, उन्हें दरवाजे पर किसी की आहट महसूस होती है। वो बोलते हैं, बेटा अभी एक लड़का आया था, अपना नाम समीर बता रहा था, क्या वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? रोनी ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, नहीं, समीर नाम का मेरा कोई फ्रेंड नहीं पापा। उस वक्त कुछ बोलते बोलते ही रोनी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रोनी के पापा ने उसी नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लग पाया। बाहर से फिर से आवाज आई, रोनी की माँ, जाकर देखना तो जरा दरवाजे पर कोई है क्या? रोनी की माँ जैसे ही दरवाजे तक बढ़ी, एक साया जल्दी से वहां से हट गया और दरवाजा खोलते ही मिसेस वर्मा को कोई नजर नहीं आया। कोई तो था यहाँ, लगता है हम पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन क्यों? कहीं वो समीर नाम का लड़का तो नहीं? लेकिन उसे हमारे बेटे से क्या चाहिए? आलोक वर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़े इतनी उम्र होने के बाद भी तुझे बराबर सुनाई दे रहा है। वही बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली बार तुझे तेरे बेटे की आवाज कभी सुनाई देगी। तेरा बेटा अगली बार जिंदा ही नहीं रहेगा। ऐसा बोलते बोलते अपने सेंसेस से समीर पता लगा लेता है कि रोनी ने किस पीसीओ से कॉल किया है और वो पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। समीर पीसीओ वाले से पूछता है कि अभी जिस लड़के ने यहाँ से फोन किया था वो कहाँ गया। पीसीओ वाला बोलता है, अरे साहब, ये पब्लिक बूथ है, यहाँ कितने लोग आते हैं, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि कौन कहाँ से आया और कहाँ गया। समीर बूथ के पास जाकर सूंघने लगता है कि शायद वो स्मेल से पता लगा पाए कि रोनी कहाँ गया है। तभी उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो पीसीओ वाले से बात कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और मिहिर को वहां देखकर हैरान हो जाता है। मिहिर बूथ वाले को अपने फोन से रोनी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। बूथ वाला फोटो देखकर कहता है, हाँ, ये लड़का अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और उसने किसी को फोन भी किया था, और अभी एक और साहब भी शायद इसी लड़के के बारे में पूछ रहे थे। मिहिर हैरान होकर पूछता है, कौन? बूथ वाला बोलता है, अभी यहीं थे, और उसे समीर दिखाई देता है जो वहां से निकलने ही वाला था। बूथ वाला जोर से समीर की ओर देखकर चिल्लाता है, ओ साहब, यहाँ आओ, ये भाई साहब भी शायद उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। मिहिर मुड़कर देखता है, समीर को सामने आना पड़ता है। मिहिर उसे देखकर हैरत में पड़ जाता है क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा होता। मिहिर पूछता है, कौन हो तुम और रोनी को क्यों ढूंढ रहे हो? समीर बात को संभालते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हारे कॉलेज में ही हूँ। मिहिर हैरानी से पूछता है, लेकिन तुमको मैंने कॉलेज में कभी देखा नहीं। समीर कहता है, मैंने कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया है, शायद इस वजह से तुमने नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। रोनी से कई बार मुलाकात हुई थी मेरी, मैं भी तुम्हारी तरह ही उसे ढूंढ रहा हूँ। मिहिर को शक तो होता है,
लेकिन वो कहता है रॉनी अभी यहीं था, हमें उसे जल्द ढूंढना चाहिए इससे पहले कि वो कहीं दूर निकल जाए। एक काम करते हैं, तुम इस तरफ देखो और मैं उस तरफ देखता हूँ। समीर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ठीक है। मिहिर के जाने के बाद शैतानी हंसी हंसते हुए समीर कहता है तो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो मेरा शिकार है, उसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या मिहिर मिल पाएगा रॉनी से, या फिर समीर मिहिर से पहले रॉनी को ढूंढ उसका शिकार कर लेगा? क्या है इस रहस्यमयी शर्मा फैमिली की पूरी कहानी? ऐसे कौन से राज हैं थापा के जो शर्मा फैमिली तक नहीं मालूम? जानने के लिए आपको सुनना होगा प्यास, सिर्फ पॉकेट FM पर।